नाज़रीन, फैसला कर लिया गया है कि जंग 6 महीने चलेगी। इसराइल ने यह फैसला कर लिया है कि वो एक ग्रेटर इसराइल बनाएगा और फलस्तीन ने फैसला कर लिया है कि अब वो कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और छीन कर अपनी सरजमीन लेंगे। अब कोई दो रियासती हल नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन की रियासत यहां पर कायम होगी और इसराइल को यहां से हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। तो अब ये जंग लंबा चलेगी और इस जंग का जो पैमाना है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका स्केल बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा। बहुत जल्द इसमें हिजबुल्लाह और इराक और शाम और यमन इस जंग में कूदने जा रहे हैं और फिर एट द एंड इजिप्ट और जॉर्डन को भी इस जंग में आना पड़ेगा। तो ताजा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है, जब जो पिछले हफ्ते बातें चल रही थी मुज़ाकरात की, अब वो तमाम उम्मीदें किस तरह से दम तोड़ गई हैं और अमेरिका की क्या स्टैंडिंग है उसके, क्या अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है या फिर वो पीछे हट जाएगा। तो ये सारी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इसराइली हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि वो किसी तौर पर जंग खत्म नहीं करेंगे। इस वक्त गजा में इबरतनाक शिकस्त हो रही है इसराइल को, वहां पर हजारों इनके फौजी हलाक हो चुके हैं, हजारों, अभी स्टैट्स आए हैं कि हजारों की तादाद में उनके माजूर हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, मेंटल इलनेस हो रही है और हजारों की तादाद में इनके फौजी पागल हो चुके हैं और डॉक्टर्स पर, साइकेट्रिस्ट पर इतना प्रेशर है, इतना वर्कलोड है कि वो यहां से फ्रस्ट्रेटेड होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं, ठीक है, इनको यहां पर छोड़कर। तो इतने ज्यादा इसराइल के हालात खराब है, लेकिन कुछ इंतहा पसंद अनासर जो इसराइल में बैठे हुए हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि वो ये जंग बंद नहीं करेंगे। तो उसके मुकाबले में फलस्तीन की लीडरशिप ने भी एक फैसला कुन जंग लड़ने का पूरी तरह से तैयारी कर ली है। सबसे पहले मैं दो स्टेटमेंट आपके सामने नेतन्याहू की रखना चाहता हूं। ये आप देखिए, नेतन्याहू कह रहा है वी विल कंटिन्यू द वॉर अंटिल द एंड एंड अचीव कंप्लीट विक्ट्री फॉर द सेक ऑफ ऑल सोल्जर्स हु फेल इन द बैटल। ये उसकी एक स्टेटमेंट है। फिर उसने अभी लिंडसे ग्राहम जो सेनेटर है अमेरिका के, उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात में क्या कहा, वी विल कंप्लीट ऑल द गोल्स ऑफ द वॉर एंड रिटर्न आवर सिटीजन्स टू लिव सेफली इन द नॉर्थ एंड साउथ। वी विल वर्क टू इंश्योर दैट देयर इज नो न्यू थ्रेट फ्रॉम गाजा। ठीक है, यहां पर वो कैटेगोरिकली कह रहा है कि ये जंग जो है वो जारी रहेगी और ये जंग लंबा चलेगी टिल हमारे गोल जो है, हमारा हदफ जो है वो अचीव नहीं हो जाता। और हदफ क्या है, गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा करना, और ये कब्जा करने के लिए उनको कितना टाइम चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें कम से कम 6 महीने चाहिए। अच्छा, अब यहीं पर उनका एक और पुराना ख्वाब भी है जो कि नेतन्याहू का ख्वाब है, वो है ग्रेटर इसराइल बनाने का। ये जो सिहोनी लॉबी है इसका भी पुराना जो एक आइडियोलॉजी है जिसको नेतन्याहू ने आगे आकर बढ़ाया, वो यही है कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है। अगर आप ये इनकी पुरानी स्टेटमेंट्स हम आपके सामने रख रहे हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर नेतन्याहू का जो मंशूर था, जो उसका पार्टी बनाने का मकसद था, वो भी ग्रेटर इसराइल था। तो आज उसको लग रहा है कि इस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। हालांकि उसको पता नहीं है कि इसके आगे तो मुकम्मल तबाही खड़ी है, यानी वो तो ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहे हैं ना, यहां पर मिनी इसराइल भी नहीं बचने वाला। लेकिन बहरहाल ये उनकी इस वक्त की कैलकुलेशन है। अब नाजरीन, ये अचानक से सूरत हाल इतनी ज्यादा बदल किस तरह से गई है, यानी अगर आप हमारे भी पिछले हफ्ते के व्लॉग्स उठाकर देखें तो हम भी यही कह रहे थे कि जंगबंदी की तरह मामला चल रहे हैं। इजिप्ट में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, अमेरिका और यूरोप इस वक्त प्रेशर डाल रहा है कि जंग बंदी हो जाए, सीज फायर हो जाए और ये जंग यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन अचानक से ये मामलात फिर बदले किस तरह से है, और इजिप्ट में जो होने वाले मुज़ाकरात है वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी उम्मीदें जो हैं दम तोड़ गई हैं, यानी अब सारी चीजें जो है वो जंग की तरफ चली गई, मुज़ाकरात नहीं है। तो अब ये सूरत हाल नाज़रीन बदली इस तरह से है। दो बड़े वाकयात हुए, एक जो सलेह अल अरूरी को शहीद किया गया, उनका वाकया बहुत बड़ा सेटबैक था, और दूसरा जो ईरान में धमाके हुए जिसका इल्जाम सीधा सीधा इसराइल पर आ रहा है। यानी दाइश ने तो जिम्मेदारी कबूल कर ली है, लेकिन दाइश की जिम्मेदारी कबूल करने से एक दिन पहले इसराइल ये कह रहा था कि ये हमला दाइश ने किया, तो उनको किसने बता दिया ये दाइश ने किया, और फिर 2 दिन क्यों लगे दाइश को ये जिम्मेदारी कबूल करने में, तो वो इल्जाम तो सीधा सीधा इसराइल पर आ रहा है, और इधर वाला जो हमला है वो भी सीधा सीधा इसराइल ने किया है। तो इस दो चीजों ने सूरत हाल को बदल दिया, और मज़ामती तहरीक ने कहा है कि अब मुज़ाकरात जो है वो वर्थलेस हो चुके हैं, उसकी कोई अहमियत अब बाकी नहीं रही है। अच्छा, अब इसमें नाज़रीन एक अहम फैक्टर ये है कि ये मुज़ाकरात
खत्म हुए नहीं बल्कि ये खत्म करवाए गए हैं। और इनको खत्म करवाने में किसका हाथ है? वो नेतन्याहू अकेला, इस वक्त अकेला शख्स नेतन्याहू है जो ना ही कोई मुज़ाकरात चाहता है और ना ही कोई जंग बंदी चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ जंग चाहता है। वो चाहता है, यानी आज से 50 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल शाया हुआ था जहां पर उन्हीं के एक स्पेशल इनवॉय जो मिडिल ईस्ट के थे, उन्होंने लिखा था कि नेतन्याहू की ये ख्वाहिश है कि ईरान के साथ उसकी जंग हो, ये जंग एक्सपैंड करे, क्योंकि उसको जो अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो इस जंग में नजर आ रहा है। तो ये इन मुज़ाकरात को खत्म करवाने में जो इकलौता अगर कोई शख्स जिम्मेदार है तो वो नेतन्याहू। यानी आप ये देखें ना कि आपने जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके लीडर को शहीद कर दिया, तो ये तो पता ही था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये मुज़ाकरात इसके बाद सस्पेंड ही होने हैं। और फिर इनकी चालाकी आप चेक करें, नेतन्याहू ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यानी ये कितनी बड़ी बात है कि साले अल अरूरी, अच्छा जिसकी हेड मनी अमेरिका ने $5 मिलियन रखी हुई थी, यानी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इसने जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की और अपने मिनिस्टर्स को भी कह दिया कि इस पर आप कोई कमेंट ना करो। तो उसको यह भी था कि अमेरिका गुस्सा करेगा कि तुमने इस सिचुएशन में यह कदम उठाया जब हम मुज़ाकरात की कोशिश करें। और अमेरिका के हवाले से भी एक बात यह समझ लें कि अमेरिका में भी दो लॉबीज हैं। एक लॉबी है जो जंग को बढ़ाना चाहती है, जिसमें उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सल्वन और बाकी ये ब्लिंकन वगैरह, इन्होंने काम बहुत ज्यादा खराब किया है, ठीक है। और एक दूसरी लॉबी, अच्छा इन सब के साथ वो फिर कंपनीज भी अटैच है, जो असले बनाने वाली कंपनीज हैं जो जंग में अपना मुनाफा देखती हैं, तो वो एक सारी लॉबी अटैच है जिसकी फ्रंट लाइन स्टेट जो है वो इसराइल है। अच्छा, दूसरी लॉबी है जो जंग बंदी चाहती है, जिसको जंग बंदी में अपनी बखार नजर आ रही है। यानी देखे ना, दोनों लॉबीज चाहती हैं कि इसराइल बच जाए और अमेरिका के मफादात को नुकसान न पहुंचे, लेकिन एक का नजरिया यह है जिसमें उनके मफादात जुड़े हैं, जिनके साथ असलिया बनाने वाली कंपनी जुड़ी हैं, वो चाहते हैं जंग हो और जंग के जरिए हम सारे मामला हल करेंगे। इधर जो दूसरी लॉबी है वो कहती है कि नहीं, जंग के जरिए इसराइल भी तबाह होगा और अमेरिकी मफादात भी मुकम्मल तौर पर, अमेरिकी हेजेमनी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पेंटागन नहीं चाह रहा कि जंग हो। ये तारीख में पहली बार हुआ है। हालांकि हमेशा जो प्रेसिडेंट होता है या जो सियासतदान होते हैं वो जरा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं और पेंटागन कहता है कि बम गिरा दो, जंग छेड़ दो, तबाह कर दो, वो ये बातें करता है। लेकिन पहली बार पेंटागन यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सबसे बड़े मुखालिफ थे ऑस्टिन लॉयड के जमीनी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त पेंटागन और उनके साथ जो बाकी लॉबी है वो चाह रही है कि जंग ना हो, क्योंकि जंग में उन्हें तबाही नजर आ रही है। लेकिन इस सारी बात का मुद्दा यह है कि एक इकलौता शख्स नेतन्याहू है जो जंग को बढ़ा रहा है और किसी सूरत में वो जंग बंदी नहीं चाहता। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि नेतन्याहू की अपनी कबीना को नहीं पता कि नेतन्याहू क्या कर रहा है। आप हिसाब लगाइए, यानी उसकी जो 3 रुकनी वॉर काउंसिल है उसको भी नहीं पता। आप आगे हिसाब लगाइए, यानी एक तो कैबिनेट है ना जिसमें 20, 25, 30 मिनिस्टर्स हैं, एक छोटी वॉर काउंसिल है जो इस जंग के फैसले कर रही है, वो 3 रुकनी है। अच्छा, उस 3 रुकनी को भी नहीं पता कि नेतन्याहू का प्लान क्या है, ये करना क्या चाह रहा है। तो इतना ज्यादा ये डेंजरस हो चुका है ये शख्स, न सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के निजाम के लिए। तो इस वक्त ये इकलौता शख्स है जो ये सारा काम कर रहा है। अच्छा, अब जब ये फैसला हो चुका है, ये अब मैं आपके सामने ये पूरी टाइमलाइन बता रहा हूं इस जंग की, और आखिर में बताऊंगा कि अब आगे क्या होने वाला है। अच्छा, अब ये जो सारा फैसला हो चुका है कि भाई जंग लंबी चलेगी, ये इसराइल ने फैसला कर लिया और वो अड़ गया कि भाई हम जंग नहीं रोकने वाले। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जंग इसी स्केल पर चलती रहे, यानी जिस तरह आप गजा में वो जाते हैं, बमबारी करते हैं, वहां पर फौजी एक ऑपरेशन जारी है, हलाकतें इनकी हो रही हैं, यानी इस जंग का जो स्केल है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद हिजबुल्लाह भी आएगी, इसके बाद फिर यमन भी आएगा, फिर इराक से भी आएंगे, फिर शाम से भी हमले होंगे, फिर एट द एंड ईरान को भी बतौर रियासत आना पड़ेगा। आप देखें ना कि पूरे अरबों ने ये जोर क्यों लगाया कि जंग बंदी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप अपनी अवाम को एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। आप उनको कहते हैं नहीं जी ये ब्लिंकन आ रहा है, ये जंग बंद करवाएगा, ये हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। उधर से सऊदी अरब की लीडरशिप में आपने पूरी दुनिया घूमी, आप चाइना गए, रशिया गए, फिर ब्रिटेन गए, यूरोप आपने पूरा घूमा, और फिर यूएन में जाकर करारदाद पेश की, सिक्योरिटी काउंसिल में गए, यानी आपने एक दीवार बनाई कि एक अवाम के सामने उनको कुछ ना कुछ तो जवाब दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं, जंग बंदी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जब सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई, यानी इससे पहले तो ये मुअम्मा था ना कि अच्छा जी जंगबंदी हो रही है, ये चीजें चल रही हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद लेकर, अब जब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं
तो अब तो अवाम को पता चल गया ना कि भाई अब जंग रुक नहीं रही है, अब ये जंग 6 महीने 8 महीने चलेगी, ठीक है। तो फिर आप अपने अवाम को किस तरह से कंट्रोल कर सकते। मिसाल अब हिजबुल्लाह की मिसाल लीजिए, यानी हिजबुल्लाह के जो बनने का मकसद है वो है कि हमने फलस्तीन को आजाद करवाना। इनका इकलौता मकसद बनने का ये था कि फलस्तीन को आजाद, अच्छा फलस्तीन इनके सामने मिट जाए, फलस्तीन मलिया मेट हो जाए, तो ये हिजबुल्लाह इधर बैठी रहेगी। और हिजबुल्लाह के तो अपने वजूद को खतरा है, अगर फलस्तीन नहीं रहता तो हिजबुल्लाह कहां रहेगी। तो ये बात आपको समझने की है कि अगर ये जंग लंबा चलेगी तो फिर इस स्केल पर नहीं चलेगी, फिर ये ब्रॉड और एक्सपेंड हो जाएगी बात, जिसमें ये सारी फलस्तीन के जो इत्तेहादियां हैं वो मुकम्मल तौर पर जंग में कूद जाए। यानी अगर आप यमन को देखें तो उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर तो कर रखी है, हिजबुल्लाह भी हमले कर रही है, शाम से भी हमले हो रहे हैं, इराक की जो तंजीमें है वो वहां पर हमले कर रही हैं। लेकिन मैं एक फुल स्केल जंग की बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक एक चीज का सबूत भी साथ साथ रखूंगा। ये पॉलिटिको दुनिया का एक सबसे बड़ा इदारा, वो इस हवाले से क्या लिख रहा है। अमेरिकन ऑफिशियल सेड दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट इज इंक्रीजिंग following a series of confrontations in Iraq, Lebanon and Iran over the past few days। अब ये पॉलिटिको लिख रहा है कि भाई ये जो पिछले दिनों में जो वाकयात जो हैपनिंग्स हुई हैं उसने इस बात को वाजे कर दिया है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, अब ये जंग जो है वो एक्सपेंड करेगी, जिसमें लेबनान भी होगा, इराक भी होगा, शाम भी होगा और यमन से तो मामला चल रहे हैं। एट द एंड ईरान भी इसमें आएगा, ये अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं और पॉलिटिको इसको रिपोर्ट कर रहा है। हो गया, तो ये दो चीजें हमने यहां पर एस्टैब्लिश कर ली कि जंग लंबा चलेगी और जब ये जंग लंबी हो जाएगी और वाज़े हो जाएगा कि जंग अब रुक नहीं रही तो फिर इन सबको भी आना मजबूरी हो जाएगी। और वो मजबूरी क्या है वो भी मैंने आपके सामने। अच्छा, अब आगे जरा चलिए, तो इसराइल के आगे एक प्रॉब्लम खड़ी है और वो प्रॉब्लम है अमेरिका। इस वक्त अमेरिका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पोजीशन में है और तारीख में पहली बार हुआ है कि अमेरिका जंग से कतरा रहा है। यानी इसराइल को अब अमेरिका के बगैर बयान नहीं कर सकते, इस जंग को अब अमेरिका को बयान किए बगैर इसकी जो क्लैरिटी है वो आपको नहीं आ सकती, क्योंकि इसराइल जो कायम है वो अमेरिका की वजह से है। तो अमेरिका की स्टैंडिंग क्या है इस जंग के हवाले से वो समझना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका पहली बार बहुत ज्यादा कतरा रही है, मतलब उसको जंग शुरू करने में तो कोई कभी मुश्किलात पेश नहीं है, ये तो उसके लिए मुनाफा बख्श कारोबार है ना, लेकिन तारीख में पहली बार हो रहा है कि वो कतरा रहा है। अच्छा, अब इसमें दो तीन जो बड़े प्रॉब्लम है, एक तो नाज़रीन बड़ा प्रॉब्लम है कि मिडिल ईस्ट पूरा उनके हाथ से निकल रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट उनके हाथ से जा रहा है। आप सिर्फ सऊदी अरब की मिसाल लीजिए, सऊदी अरब बहुत बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का समझा जाता है, लेकिन आज देखें कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बन गया है। और ब्रिक्स क्या है, जो दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी, उसको लीड कर रहा है ये ब्रिक्स, ठीक है, जिसमें चाइना और रशिया और इंडिया है, ठीक है। तो अब ये सऊदी अरब उस ब्रिक्स का हिस्सा बन गया, तो यानी इनके ब्लॉक से निकलकर वो उनके ब्लॉक में चला गया ना। फिर आपने देखा कि इसी जंग के दौरान ही सऊदी अरब ने चाइना के साथ मुआहदा किया कि हम 50 बिलियन युआन में आपके साथ ट्रेड करेंगे, यानी लोकल करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे, आपकी करेंसी में आपके साथ ट्रेड करेंगे। तो इस तरह मिडिल ईस्ट उनके हाथ से निकल रहा है। फिर नाज़रीन क्या हो रहा है कि यूक्रेन से उनकी तवज्जो हट रही है। यूक्रेन की जंग इन्होंने शुरू की, इश्तियाल दिलवाया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की यूक्रेनियंस की और उनको जंग में झोंक दिया, और आज क्या कह रहे हैं, उनको मदद भी नहीं दे रहे। तो इस तरह यूक्रेन से इस जंग के बाद तो खास तौर पर उनकी तवज्जो जो है वो यूक्रेन से हट चुकी है। फिर इस पूरी सूरत हाल का फायदा चाइना को बहुत ज्यादा हो रहा है। चाइना जो कि उनका डिक्लेयर्ड एनिमी है, अमेरिकी पॉलिसी अगर आप देखें तो उसमें डिक्लेयर अगर उन्होंने किसी को किया हुआ है एज एन एनिमी तो वो चाइना है। तो इस पूरी सूरत हाल में उनका जो दुश्मन है वो बहुत ज्यादा तगड़ा हो रहा है। यानी अफगानिस्तान जंग खत्म करने का वाहिद मकसद ही ये था कि हमने चाइना को कन्फ्रंट करना है। तो वो चाइना तो कन्फ्रंट क्या करना, चाइना तो और पावरफुल हो रहा है इस पूरी सूरत हाल में। तो यहां पर उनका नुकसान हो रहा है, मईशत की तबाही हो रही है, और फिर जो अंदरूनी इख्तलाफात है और अंदरूनी तौर पर बाइडन के लिए मसाइल है वो बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, ये आप देखिए, पॉलिटिको ही इसको रिपोर्ट कर रहा है। द डेवलपमेंट्स आर फ्रॉट विद रिस्क नॉट ओनली फॉर रीजनल सिक्योरिटी बट आल्सो फॉर द री इलेक्शन चांसेस ऑफ बाइडन हु एंटर्ड द व्हाइट हाउस विद प्लेजेस टू एंड वॉर। तो ये मतलब बाइडन भी जंगों को खत्म करने के लिए इस बुनियाद पर उसको वोट मिले थे और वो आया था, और आज वो उसने नई जंगें छेड़ दी है। यमन के खिलाफ वो अलग जंग छेड़ने जा रहे हैं। तो बाइडन का जो री इलेक्ट होना है वो भी खड्डे में पड़ गया। तो यहां पर भी बाइडन को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये जंग मेरा पॉलिटिकल करियर ले डूबी है, ये जंग मेरी कुर्सी ले डूबेगी, इसलिए उसने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी जो कि पूरी नहीं हो सकी। तो यूं अमेरिका के सामने ये सारे क्राइसिस है। फिर रेफ्यूजी का क्राइसिस अलग है, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि वो फलस्तीनियों को, गजा के लोगों को
निकाल कर कॉन्गो यानी अफ्रीका में भेज रहा है, वहां पर उसकी बात भी चल रही है, जिस पर अमेरिका से बड़ा सख्त रिएक्शन आया। और उस सख्त रिएक्शन के जाने में मुकाबले में फिर अब देखिए कि इसराइल ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है। ये बेन गवीर रिजेक्ट्स Washington's criticism of calls to displace Gaza's residents and declares them again। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि हम इनको कॉन्गो भेज रहे हैं फलस्तीनियों को, उसके मुकाबले अमेरिका का सख्त रिएक्शन आया कि ये हम किसी तौर पर काबिल कबूल हमारे लिए नहीं है। और उसके मुकाबले में फिर इसराइल का रिएक्शन आया कि आपको काबिल कबूल है या नहीं, हम ये करके रहेंगे। तो अब यहां पर नाज़रीन अमेरिका के पास दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि वो सारी दुनिया के जो अपने मफादात है, जो मैंने आपको पीछे गिनवाया, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको पसे पश्त डालते हुए इसराइल के साथ खड़ा हो जाए। देखी जाएगी फिर जो होता है, जितना नुकसान होता है हो जाए। लेकिन इसमें भी मसला यह है कि एट द एंड भी वो लूजर ही होगा। यानी अभी तक तो वो मुकम्मल इसराइल के साथ खड़ा हुआ है ना, तो अभी भी देख लें कि वो दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। और दूसरा जो सबसे कभी इम्कान है कि वो इसराइल के साथ अब मजीद हिमायत जारी नहीं रख सकेगा, जिसका पिछली वीडियोस में भी आपको कुछ हवाले दे चुका हूं। जो इसराइली ऑफिशियल्स, आला ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जैसे एक इसराइली ओहदेदार जिसने 1990 से लेकर 2018 तक तमाम इसराइली वज़ीर आज़मों के साथ काम किया, उसने ये आर्टिकल लिखा है कि अब वो घड़ी आ चुकी है कि इसराइल जो है वो अमेरिकी हिमायत को खो सकता है। तो एक तो सूरत हाल है कि अगर इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो भी जाता है तो भी उनको आगे सामने अपनी हार नजर आ रही है। इस जंग को जीतने के बाद भी वो सबसे बड़े लूजर होंगे। और दूसरा, इसलिए फिर वो इनके साथ किसी तौर खड़े नहीं हो सकते। और एक मैं और मिसाल आपको देना चाहता हूं कि क्या अमेरिका इनका साथ दे पाएगा या नहीं। इमाम खुमैनी जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो इस हवाले से क्या बात कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं सॉफ्ट पावर इज मोर इफेक्टिव देन हार्ड पावर, दैट्स व्हाई द यूएस स्पेंड्स so much on Hollywood despite all their military and nuclear weapons. US spent billions in Afghanistan and Iraq only to flee after 20 years due to people's hatred. This is due to the short term influence and hard power. अब मेरे ख्याल से आपको इस अमेरिकी हिमायत को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुप्रीम लीडर ने की है। वो कह रहा है कि हार्ड पावर कहते हैं मिलिट्री पावर को, हार्ड पावर से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है अपना इक्तदार कायम रखने के लिए, वो होती है सॉफ्ट पावर। ये सॉफ्ट पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने हॉलीवुड पर खर्च करता है ताकि इन ड्रामों, फिल्मों, लिटरेचर के जरिए उनका जो सॉफ्ट पावर, आप देखें ना, आप अमेरिका के बारे में कितने अच्छे ख्यालात रखते हैं। क्या आप रशिया के बारे में भी ऐसे अच्छे ख्यालात रखते हैं? हालांकि पिछली दुनिया में जो सब ज्यादा जंगें छड़ी हैं वो अमेरिका ने छड़ी, लेकिन आपके फिर भी एक अच्छी अटैचमेंट है। आप अमेरिकी कल्चर को ज्यादा समझते हैं, रशियन कल्चर का आपको पता ही नहीं है, चाइनीज कल्चर का आपको पता ही नहीं है। ये सारे आपके दिल में अच्छे ख्यालात क्यों हैं? ये सारा हॉलीवुड के जरिए है। तो जो सॉफ्ट पावर होती है, यानी जैसे उन्होंने अफगानिस्तान की मिसाल दी कि अफगानिस्तान में 20 साल लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, लेकिन एट द एंड वहां से भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि अवाम की नफरत थी, अवाम के दिलों में वो इक़्तिदार कायम नहीं कर सके इस जंग के हवाले से। तो सेम यहां पर भी यही मामला है। अब जितना इमेज को डैमेज हो चुका है ना अमेरिका का, जो उनकी सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया में, बल्कि उनके अपने लोगों में जितना नुकसान हुआ, यानी आज खुद अमेरिकी ये कह रहे हैं कि हम ये बहुत गलत कर रहे हैं, इससे पहले अमेरिकियों ने कभी ये नहीं कहा। सही है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो अमेरिका को मजबूर कर रहा है इस जंग में इसराइल के साथ ना जाने के लिए। तो अगर हम इस पूरी सूरत हाल को देखें और उसके बाद एनालिसिस करें सिर्फ अमेरिकी हिमायत का, तो अमेरिका की हिमायत हमें नजर नहीं आ रही। ये जंग जब बढ़ रही है और एक्सपैंड हो रही है तो अमेरिका यहां पर इसराइल के साथ खड़ा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल के साथ खड़े होकर भी वो एट द एंड लूजर ही होगा। तो इसलिए तमाम सूरत हाल को देखते हुए अमेरिकी हिमायत यहां पर नहीं है। अच्छा, अब नाजरीन, अगर इस सूरत हाल में जब अमेरिकी हिमायत नहीं है तो इसराइल का क्या मुस्तकबिल है? क्या इसराइल फिर ग्रेटर इसराइल बना सकता है? क्या इसराइल ये जंग जीत सकता है? तो अब ये देखें कि सिर्फ गजा में उनको कितनी इबरतनाक शिकस्त हुई है। अभी तक 90 डेज, इस वक्त 3 महीने आज पूरे हो गए। 3 महीनों में वो याहिया सिमर को नहीं ढूंढ सका, याहिया सिमार उसको नहीं मिला। 3 महीने हो गए, तो उसने यहां पर क्या फतह हासिल करनी है? फिर जब हिजबुल्लाह आएगा, मैं कहता हूं भूल जाए इसराइल, सिर्फ अकेली हिजबुल्लाह जिस दिन जंग में शामिल हो गई ना, उस दिन इसराइल के समझ लें के पीछे 10 दिन ही बचेंगे। मतलब इसराइल के टुकड़े टुकड़े होना उस दिन यकीनी हो जाएगा जिस दिन हिजबुल्लाह मुकम्मल तौर पर जंग में कदम रख देगी। 2 लाख उनके पास रॉकेट्स हैं और 70,000 उनके पास फाइटर्स हैं। वो इनका क्या हशर करेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। तो उसके बाद फिर शाम, इराक। अब इराक का आप देखिए, आज इराक ने दोबारा कहा है, उनके वज़ीर आज़म ने बड़ा सख्त बयान दिया है
कि हम किसी सूरत में अब अमेरिकी प्रेजेंस को यहां पर कबूल नहीं करेंगे। आप उनका बयान देखिए, वी अफर्म आवर फर्म पोजीशन रिगार्डिंग द एंडिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल कोalition आफ्टर द जस्टिफिकेशन हैव एंडेड। ये जो इराक में इन्होंने हमला किया ना उनके सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर, तो उसके बाद मामला बहुत ज्यादा इराक में खराब हो गए और आज इराक के वज़ीर आज़म दोबारा कह रहा है कि बिल्कुल कोई चांस नहीं है, किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं होगा, अब हर सूरत में अमेरिका को यहां से निकाला जाएगा। शाम में यही वाली सूरत हाल होने वाली, यमन का तो अब से पहले ही मैदान में सबसे पहले तो उन्होंने जंग का ऐलान किया हुआ है। तो जब ये सारे आएंगे तो इसराइल इनका किस तरह से सामना करेगा? और मैं कहता हूं अगर इन सब के आने के बाद अगर अमेरिका असले और इमदाद भी बेहतर है ना, फिर भी इसराइल नहीं जीत सकता। सिर्फ अगर कोई फर्क पड़ सकता है तो वो ये है कि जब अमेरिकन फोर्सेस खुद आकर लड़ेंगी, उसके बाद भी फिर क्या नतीजा निकलेगा ये भी किसी को नहीं पता। यानी ये भी श्योर नहीं है कि अगर अमेरिकन फोर्सेस आ जाएं तो इसराइल जीत जाएगा, ये श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन अकेला इसराइल सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर जो इजिप्ट का मामला है, यानी इजिप्ट भी आगे सामने रास्ते में खड़ा हुआ है। यानी अब देखें ना कि इसराइल फातह कैसे होगा, जो इसराइल प्लान बना रहा है। जब वो जंग जारी रखना चाहता है और फतह हासिल करना, तो फतह कैसे हासिल होगी? तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि गजा के लोगों को यहां से धकेला जाए। तो गजा के लोगों को इजिप्ट में धकेला जाएगा। तो इजिप्ट ने कहा कि जब इनको आपने रेफ्यूजी बनाया उस दिन हम बगैर वार्निंग के आप पर हमला करेंगे। ठीक है, तो इजिप्ट आपके सामने खड़ा है, तो इजिप्ट को ना चाहते हुए भी इस जंग में आना पड़ेगा और एट द एंड एक ना एक दिन जॉर्डन को भी इस जंग में आना पड़ेगा। तो 7 माह पहले हैं, 2 मुल्क ये समझ ले, तो क्या इनके सामने इसराइल लड़ सकता है? यूं अगर हम पूरा लॉजिकली इस चीज का एनालिसिस करें, जो पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है, जो टाइमलाइन मैंने आपके सामने रखी है, इसमें बिल्कुल फलस्तीन हमें फाते नजर आ रहा है। देखिए, एक चीज तो इसमें एट द एंड नतीजा ये निकला कि अब 2 रियासतों वाला मामला खत्म हो गया। 2 रियासतें नहीं है, अब एक रियासत है। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है और फलस्तीन अपना 1-1 इंच वापस लेंगे। तो ये जहन में रख लें, ये बात अब मेरी नोट करके रख लें। अगर ये बात अब एक रियासत की तरफ चल पड़ी है तो वो एक रियासत इसराइल नहीं होगी। यानी मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त इसराइल की बका सिर्फ 2 रियासतों में है। अगर इसराइल कायम रहना चाहता है तो सिर्फ 2 रियासतों की बुनियाद पर ही कायम रह सकता है। लेकिन अगर बात उसने एक रियासत की तरफ चला दी है तो फिर ये ज़हन में रख लें, आज नहीं तो 6 महीनों के बाद, नहीं तो साल बाद, जब ये जंग खत्म होगी तो आप देखेंगे कि वो एक रियासत इसराइल नहीं, सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन होगी और इनको यहां से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये आम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक आपके सामने रखे और पूरी जो पिक्चर है जंग की और आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, वो आपके सामने रखा। आप राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।